हाय दोस्तों, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, जिसको रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट कैसे होती है। दूसरा ये जानेंगे कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा ये जानेंगे कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कहाँ कहाँ पर यूज की जाती है। ओके दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि हमारे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में दो बाइंडिंग होती है। ये एक बाइंडिंग होती है जिसको कहते हैं स्टार्टिंग बाइंडिंग, ओके, एक बाइंडिंग हुई, और दूसरी बाइंडिंग होती है जिसको कहते हैं मेन बाइंडिंग या रनिंग बाइंडिंग। ओके दोस्तों, इसमें होता क्या है कि स्टार्टिंग बाइंडिंग और मेन बाइंडिंग के एक एक सिरे को आपस में मिलाकर कॉमन पॉइंट बनाया जाता है, और उस कॉमन पॉइंट से एक वायर बाहर निकाल लिया जाता है जिसको कनेक्ट कर देते हैं न्यूट्रल से। ओके दोस्तों, स्टार्टिंग बाइंडिंग के सीरीज में हमारा कनेक्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल का स्विच। ओके दोस्तों, ये होगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग बाइंडिंग के सीरीज में। और सेंट्रीफ्यूगल स्विच का जो दूसरा वायर होता है, ये कनेक्ट होता है हमारी जो मेन बाइंडिंग है उसके दूसरे सिरे से कनेक्ट हो जाता है। ओके दोस्तों, उसके बाद हमारी मेन बाइंडिंग को एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है जिसको कनेक्ट कर देते हैं फेज की सप्लाई से। ओके दोस्तों, अब इसमें क्या करते हैं, सिंगल फेज की एसी सप्लाई से इसको हम कनेक्ट करेंगे, सिंगल फेज की एसी सप्लाई से। ओके दोस्तों, इसमें जो रोटर यूज होता है, इसमें जो रोटर हो जाता है स्क्वायरल केज रोटर होता है, और स्क्वायरल केज रोटर में सिंगल केज का रोटर यूज होता है, डबल केज का नहीं, सिंगल केज का रोटर होता है। ओके दोस्तों, ये हम बना रहे हैं रोटर का जो चालक बार है, इसको यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। ओके दोस्तों, जो हमारे ये सेंट्रीफ्यूगल का स्विच है, एक भाग तो रहता है हमारा एंड प्लेट से कनेक्ट होता है जिसमें हमारा कंटेक्ट का पॉइंट होता है। दूसरा हमारा जो रोटर था, रोटर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है जिसमें गवर्नर और स्प्रिंग्स लगे होते हैं। ओके दोस्तों, इसको हम यहाँ पर दर्शा दे रहे हैं। दोस्तों, पहले इसका चलो नाम से पता करते हैं। नाम इसका स्प्लिट फेज में पड़ा। दोस्तों, जहाँ देख रहे हैं स्प्लिट फेज, स्प्लिट मीन्स होता है बांटना, फेज मीन्स फेज, मतलब एक फेज को बांटना। तो इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक फेज को दो फेज में डिवाइड कर रहे हैं जिसका एक नाम स्टार्टिंग और दूसरा नाम रनिंग, इसलिए इसको स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। और दूसरा है रजिस्टेंस स्टार्ट। रजिस्टेंस स्टार्ट इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग के जो रजिस्टेंस का डिफरेंस होता है बहुत अधिक होता है, इसलिए इसको रजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। तो चलिए पहले जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है, इस स्टार्टिंग बाइंडिंग को आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या इसके पॉइंट, मेन पॉइंट इसको बता देते हैं। दोस्तों, इस स्टार्टिंग बाइंडिंग को हम स्टार्टिंग बाइंडिंग या ऑक्सिलरी बाइंडिंग भी कहते हैं। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग इसलिए कहते हैं कि यह मोटर के स्टार्टिंग, जब मोटर हमारी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग टाइम में ये सिर्फ सर्किट के साथ कनेक्ट होती रहती है, इसलिए इसको स्टार्टिंग बाइंडिंग भी कहते हैं। और इसको ऑक्सिलरी बाइंडिंग, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक बाइंडिंग, हेल्पिंग बाइंडिंग। कहने का मतलब ये, इसको ऑक्सिलरी बाइंडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए सहायता करती है, हेल्प करती है, इसलिए इसको ऑक्सिलरी बाइंडिंग भी कहते हैं। ओके दोस्तों, और इसका दूसरा जो पॉइंट इसमें है कि इसमें पतला तार मेन बाइंडिंग की अपेक्षा, जिसमें वायर का जो गेज होता है, बाइंडिंग का गेज पतला होता है और इसमें अधिक टर्न होते हैं। ओके दोस्तों, और जो तीसरा इसमें पॉइंट है कि उच्च प्रतिरोध, इस बाइंडिंग का, स्टार्टिंग बाइंडिंग का प्रतिरोध होता है उच्च होता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जैसा हम जानते हैं आर प्रोपोर्शनल एल, अगर हम किसी वायर की लंबाई को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा कि वायर का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं अधिक टर्न का मतलब हम वायर की लंबाई को बढ़ा रहे हैं, तो सिंपल सी बात, हमारा प्रतिरोध बढ़ेगा। ओके, और दूसरा पॉइंट ये होता है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/क्रॉस सेक्शन एरिया। कहने का मतलब यदि किसी चालक तार का हम क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर घटाएंगे तो सिंपल सी बात है, हमारा जो उसका प्रतिरोध है, प्रतिरोध हमारा बढ़ेगा। ओके, तो इसमें दोस्तों दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है। पहला तो पतला तार हो रहा है, दूसरा अधिक टर्न मतलब लंबाई भी अधिक हो रही है, इसलिए इसका जो प्रतिरोध होता है स्टार्टिंग बाइंडिंग का उच्च रहता है। और चौथा जो पॉइंट है कि निम्न इंडक्टेंस। कहने का मतलब दोस्तों, यदि एनिमेल्ड किसी कोई वायर है, इसको हम कॉइल का रूप दे दें। ओके, अगर इस कॉइल का रूप दे दें, अगर इसमें अधिक प्रतिरोध की कॉइल रहेगी तो जब इसको सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो इसमें कम करंट फ्लो होगी। जब कम करंट फ्लो होगी तो इसके अंदर की जो इंडक्टेंस का गुण रहेगा, बहुत कम इंडक्टेंस का गुण रहेगा। इसके लिए इस जो स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है, ये निम्न इंडक्टेंस की होती है। ओके दोस्तों, पांचवा इसका पॉइंट है स्टेटर में कम गहराई में। अगर इसको विजुअली देख के, अगर मान लो आँख से देख कर पता करें कि हमारी ये कौन सी स्टार्टिंग बाइंडिंग है,
तो यह स्टेटर के कम गहराई में बाइंडिंग की जाती है। कहने का मतलब यह स्टेटर, अगर कोई हमारा स्टेटर है तो स्टेटर के बाहरी तरफ यह बाइंडिंग रहेगी और रोटर के सबसे नज़दीक और स्टेटर के जो सबसे बाहरी साइड में बाइंडिंग रहेगी वो हमारी कौन सी बाइंडिंग रहेगी, स्टार्टिंग बाइंडिंग। ओके दोस्तों, ये समझ में आया। अब लेते हैं इसके मेन बाइंडिंग में, मेन बाइंडिंग को समझ लेते हैं। मेन बाइंडिंग में क्या होता है दोस्तों, इसका दो नाम होता है। पहला नाम होता है, इसको हम चाहे मेन बाइंडिंग कहें या रनिंग बाइंडिंग। मेन बाइंडिंग मीन्स मुख्य बाइंडिंग, और रनिंग बाइंडिंग इसलिए कहते हैं दोस्तों, जब हमारी मोटर 75% या 75 से 85% पे जब हमारा स्टार्टिंग में डिस्कनेक्ट हो जाती है तो हमारी मेन बाइंडिंग पे ही मोटर रन करती है, इसलिए इसको हम रनिंग बाइंडिंग भी कहते हैं। और दूसरा इसका पॉइंट है कि मोटा तार स्टार्टिंग बाइंडिंग की अपेक्षा में इसका वायर का जो गेज होता है मोटा होता है, और उसके जिसके कारण इसमें टर्न कम होते हैं। तो दोस्तों जैसे हम देखिए, अगर मान लीजिए अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को हम बढ़ा दें, क्रॉस सेक्शन के एरिया को अगर हम बढ़ा दें, अगर वायर को मोटा कर दें तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा। ओके दोस्तों, और दूसरा इसमें कम टर्न, इसमें जो उसकी लंबाई कम कर रहे हैं, टर्न कम कर रहे हैं, यदि लंबाई को हम सिंपल सी बात अगर कम करेंगे, सिंपल सी बात अगर लंबाई को हम कम कर देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो इसमें दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है, एक तो मोटा तार भी हो रहा है और लंबाई भी कम, तो टर्न भी कम, मतलब लंबाई भी कम हो रही है, इसलिए इसका जो प्रतिरोध होता है ना दोस्तों बहुत निम्न रहता है। ओके दोस्तों, और जिसका चौथा जो पॉइंट है कि उच्च इंडक्टेंस। ओके, कहने का मतलब है किसी एनिमल्ड वायर का कॉइल का रूप दे दे, अगर इसमें से करंट फ्लो कराएं, अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रहेगा तो इसमें अधिक करंट फ्लो होगी, जब अधिक करंट फ्लो होगी तो अधिक इंडक्टेंस का गुण इसमें होगा। इसलिए दोस्तों हमारी जो रनिंग बाइंडिंग होती है ना, इसका उच्च इंडक्टेंस होता है। और उसका जो पांचवा पॉइंट होता है कि स्टेटर में अधिक गहराई पे करना, मतलब अगर इसको विजुअली चेक किया जाए कि हमारी कौन रनिंग बाइंडिंग है, तो जब स्टेटर को आप देखेंगे तो यह स्टेटर के अंदर गहराई में जो बाइंडिंग रहेगी वो हमारी रनिंग बाइंडिंग रहेगी। यह रोटर से सबसे दूर और स्टेटर के सबसे अंदर जो बाइंडिंग रहती है हमारी वो रनिंग बाइंडिंग रहती है। ओके दोस्तों, ये तो समझ में आ गया। और चौथा इसमें पॉइंट होता है दोस्तों, जो आप लोग गूगल पे जो सर्च मारते हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का सर्किट डायग्राम, तो आप लोग एक देखते हैं कि स्टार्टिंग बाइंडिंग की सीरीज में और रनिंग बाइंडिंग की सीरीज में एक आप लोगों को रजिस्टेंस जोड़ा हुआ दिखेगा, जिससे रजिस्टेंस जोड़ा हुआ दिखेगा। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि स्टार्टिंग बाइंडिंग के सीरीज में जो रजिस्टेंस या मेन बाइंडिंग की सीरीज में जो रजिस्टेंस हमको देखने को मिलता है वो एडिशनल होता है। ऐसा मत सोचिए कि एडिशनल होता है। यह जो रजिस्टेंस आप लोग देखते हैं यह स्वयं हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग का स्वयं का रजिस्टेंस होता है, जिसको बाहर करके दर्शाया जाता है। ओके दोस्तों, इसमें एक पॉइंट आप लोगों को और बता देते हैं कि जो स्टार्टिंग बाइंडिंग और जो रनिंग बाइंडिंग होती है, जब स्टेटर में इन दोनों को बाइंडिंग में डिस्प्लेस किया जाता है, मतलब फिक्स किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रिकली 90 डिग्री स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग एक दूसरे से डिस्प्लेसमेंट होती है, मींस फिक्स होती है। ओके दोस्तों, 90 डिग्री पे। बात करें सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बारे में, थोड़ा इसको हम आप लोगों को डिटेल में बता देते हैं। सेंट्रीफ्यूगल स्विच ये कैसे काम करता है इसको बताते हैं। जब हमारी मोटर अपने रेटेड आरपीएम का 75 से 80% आरपीएम अचीव कर लेती हैं तो इस स्विच पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। ओके, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है ना तो क्या होता है कि ये स्विच अंदर की तरफ खिंच जाता है। मतलब जो एक गवर्नर होता है, एक गवर्नर क्या करता है, ये जो कांटेक्ट पॉइंट होता है इस कांटेक्ट पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करके रखता है, मतलब इसको दाब के रखता है। और ये गवर्नर एक स्प्रिंग के साथ जुड़ा रहता है, और ये स्प्रिंग का जो टोटल भाग होता है ना, ये रोटर का जो सॉफ्ट से जो कनेक्टर होता है उनसे टाइट किए जाते हैं। जब 75 से 80% हमारी मोटर स्पीड में रन करने लगती है ना, तो इस हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये स्प्रिंग अंदर की तरफ मुड़ जाती, खिंच जाती है। जब जैसे खिंचती है तो ये स्प्रिंग गवर्नर को साथ में लेकर खींचती है। जब सब गवर्नर पीछे की तरफ खींचता है तो सेंट्रीफ्यूगल जब अंदर की तरफ खींचता है तो जो कांटेक्ट पॉइंट होता है ना, इस कांटेक्ट पॉइंट में जो गवर्नर प्रेशर डाल के रखा रहता है तो वो प्रेशर रिलीज हो जाता है, तो हमारा जो कांटेक्ट पॉइंट होता है ना वो कांटेक्ट पॉइंट ओपन हो जाता है। जब कांटेक्ट पॉइंट ओपन हो जाता है तो हमारा क्या स्टार्टिंग बाइंडिंग सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाती है। ओके दोस्तों, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का वर्किंग। कभी किसी दूसरे वीडियो में इसका पूरा ऑपरेशन सहित इसको अच्छे से समझा देंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा नॉर्मल ये समझ लीजिए। अब दोस्तों इसके फेजर डायग्राम से आप बताते हैं कि ये कैसे सेल्फ स्टार्ट होती है। तो चलिए दोस्तों, फेजर डायग्राम जैसा जानते हैं हमारा वोल्टेज के सापेक्ष में खींचा जाता है। ओके दोस्तों, ये हमारा फेजर डायग्राम खींच रहे हैं, इसको समझिएगा। ये हमारा वोल्टेज हो गया, ये मेरा फेजर डायग्राम। दोस्तों पहले हम बता 3 प्रकार की सर्किट, टोटल 3 सर्किट होती है। एक होती है हमारी इंडक्टिव सर्किट,
दूसरी होती है कैपेसिटिव सर्किट, तीसरी होती है रजिस्टिव सर्किट। ओके, इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, जो करंट होती है ना वो वोल्टेज से लैग करती है, मीन्स पीछे चलती है। कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से लीड करती है, मीन्स आगे चलती है। और रजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ में चलते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जैसे हमारे स्टार्टिंग बाइंडिंग में कम इंडक्टिव रिएक्टेंस वैल्यू मतलब कम इंडक्टेंस है, इसके कारण जो करंट इसमें जो वोल्टेज से पीछे तो चलेगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे चलेगी। ओके, और जो हमारे मेन बाइंडिंग का जो जैसा हम जान रहे हैं मेन बाइंडिंग में उच्च इंडक्टेंस है, जिसके कारण हमारी जो करंट वोल्टेज से अधिक पीछे चलेगी। लगभग ये नियर अबाउट 75 से 80 डिग्री ये पीछे चलती है वोल्टेज से, हमारी मेन बाइंडिंग की करंट। और दोस्तों जो हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग की जो करंट होती है ना, ये वोल्टेज लगभग 20 से 25 डिग्री ये पीछे चलती है। ओके दोस्तों, ये हमारी होगी मेन बाइंडिंग की करंट। अगर इनका रिजल्टेंट अगर करंट हम निकालें तो इनका रिजल्टेंट जो करंट आता है कुछ यहाँ पर आएगा, ये रिजल्टेंट करंट। ये रिजल्टेंट करंट लगभग हमारी जो वोल्टेज है वो वोल्टेज लगभग 45 डिग्री के आसपास में ये रिजल्टेंट करंट का वैल्यू आता है। ओके दोस्तों, लेकिन जो हमारा जो टॉर्क होता है मोटर का, उस रोटर का जो टॉर्क होता है ये हमारे रिजल्टेंट करंट पर निर्भर नहीं करता। निर्भर किस पे करता है, हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग की करंट और मेन बाइंडिंग की करंट के बीच में जितना फेज डिफरेंस उस पर निर्भर करता। यदि ये स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग के फेज में जितना अधिक फेज डिफरेंस रहेगा उतना अधिक टार्क प्रोड्यूस होगा। ओके, लेकिन दोस्तों इस स्प्लिट फेज में लगभग स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग में लगभग ये 40 से 45 डिग्री के आसपास हमारा जो कोण बनता है, फेज डिफरेंस होता है करंट के बीच में, तो इतना एनफ है टार्क प्रोड्यूस करने के लिए। तो टार्क प्रोड्यूस हो जाता है, हमारा टार्क प्रोड्यूस होने के कारण हमारा जो रोटर होता है घूमने लगता है, सिर्फ स्टार्टिंग बाइंडिंग और मेन बाइंडिंग की करंट में डिफरेंट के कारण। तो चलिए इसको हम मेन इमेज से देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए जब इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ये करंट इसमें फ्लो होगी, ये करंट हमारी इसमें फ्लो होगी। ओके, तो जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो स्टार्टिंग बाइंडिंग में जो करंट हमारी है लगभग 25 डिग्री के आसपास पीछे चलती है, और इसमें कितना लगभग 75 से 80 डिग्री के पीछे आसपास चलती है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले करंट हमारी किस में इन करेगी हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग में। जैसे स्टार्टिंग बाइंडिंग इन करेगी, अंदर जाएगी, तो स्टार्टिंग बाइंडिंग में एक फ्लक्स डेवलप होगा। हाँ, एक फ्लक्स डेवलप होगा, इंडक्शन का एक फ्लक्स डेवलप होगा। उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमारी मेन बाइंडिंग में करंट पहुंचेगी तो उसमें फ्लक्स डेवलप होगा। तो देखेंगे जो हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग की जो टाइमिंग में चेंजेस हो जाता है। ओके, करंट मतलब पहले इसमें करंट जाएगी तो पहले इसमें फ्लक्स, उसके बाद इसमें, पहले फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो एक तरह से देखेंगे कि करंट के टाइमिंग चेंज होने के कारण हमारा फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, फ्लक्स में भी चेंजिंग आ जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है कि यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। जब दोस्तों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है तो जैसे हम जानते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी शॉर्ट सर्किट चालक को अगर रखेंगे तो उसमें टॉर्क डेवलप होता है, टॉर्क अप्लाई होता है, जिसके कारण वो घूमने लगता है। ओके, तो मान लीजिए अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इस पर टार्क अप्लाई हुआ, ये हमारा रोटर किसी भी एक दिशा, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमना चालू किया, रन करने लगा। और जैसे ही हमारी मोटर 75 से 80% अपने रेटेड आरपीएम करने का मतलब, अगर रेटेड आरपीएम 1500 आरपीएम है, अगर 1500 आरपीएम का अगर 80% के निकालेंगे तो आएगा 1200। तो अगर 1200 आरपीएम जैसे हमारी मोटर रन करने लगती है तो क्या सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट होकर स्टार्टिंग बाइंडिंग को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देता है और हमारी मोटर सिर्फ मेन बाइंडिंग पर कंटिन्यू रन करती रहती है। दोस्तों 3 फेज में जैसे हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसमें किसे परस्यू है, क्योंकि हमारे करंट में चेंजिंग होता है। जैसे हमारा ये सिंगल फेज में हो रहा है, इस 3 फेज में क्या होता है, जैसे हमारा आर फेज रहता है, वाई फेज रहता है, बेस फेज। हमारा आर फेज मान लो किसी कॉइल से कनेक्ट है, फिर वाई फेज किसी कॉइल से कनेक्ट है, बी फेज किसी कॉइल से कनेक्ट है। जब किसी मोटर को आर वाई फेज तीनों फेज की सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तो मान लो पहली जो कॉइल है तो उसमें आर फेज की करंट इन होती है। ओके, कुछ समय के बाद फिर वाई फेज की कॉइल में करंट इन होती है, फिर बी फेज की कॉइल में करंट इन होती है। तो आप लोग जब उसका ग्राफ देखेंगे 3 फेज का तो आप देखेंगे पहले आर फेज
फिर वाई फेज, फिर वी फेज की करंट इन होती है किसी मोटर में। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारी जो करंट है, करंट की टाइमिंग में चेंज हो जाता है। जब करंट की टाइमिंग में चेंजिंग होता है, जिस कारण फ्लक्स में चेंजेस होता है। जब फ्लक्स में चेंजिंग होता है एट ए टाइम, क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। वो सेम जैसे 3 फेज में होता है वैसे हमारे अभी सिंगल फेज में हो जा रहा है, क्योंकि इसमें टाइमिंग में चेंज हो जा रहा है। इस हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो करंट है और जो मेन वाइंडिंग की जो करंट है उसमें टाइमिंग में चेंजेज हो जा रहा है। ओके, किसके कारण? इंडक्टेंस के कारण। जैसे इंडक्शन के कारण चेंजिंग हो जा रहा है, जिस कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जा रहा है, जिसके कारण हमारी सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों अगर इसके हम टॉर्क और स्पीड के बीच में अगर के ग्राफ खींचें तो इसमें ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। कुछ जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो स्प्लिट फेज की मोटर होती है, स्प्लिट फेज की मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो रनिंग टार्क से लगभग 1.5 से 2.5 मतलब 1.5 से 2.5 गुना अधिक होता है। ओके दोस्तों, तो अगर हम टार्क और स्पीड के बीच में ग्राफ खींचें तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए टार्क, यहाँ पर हम लिख दिए स्पीड। ओके, यहाँ पे ये 0 हो गया, 1 2 3 4। स्पीड के मान लीजिए यहाँ 400 कर दिए, यहाँ 1200 कर दे रहे हैं, यहाँ पर 1500 कर दे रहे हैं। ओके दोस्तों, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग हमारी रनिंग बाइंडिंग स्टार्टिंग बाइंडिंग दोनों कनेक्ट रहती है, जिसके कारण हमारा जो टॉर्क होता है 1.5 से 2.5 गुना अधिक रहता है। तो हमारे जो 2.5 गुना हम लेंगे तो 2.5 टॉर्क जो जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह बनता है। तो जो ये टार्क होता है ये हमारा मेन बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग, हमारी जो मेन बाइंडिंग हो गई और स्टार्टिंग बाइंडिंग के कारण ये टार्क बनता है लगभग 2.5 गुना के आसपास। अब जब हमारी मोटर लगभग 75 से 80% रेटेड आरपीएम पे जब स्टार्टिंग बाइंडिंग को सर्किट से डिस्कनेक्ट करता है तो जो टार्क बनता है, मान लीजिए ये टार्क हम डॉटर से दर्शाएं आपको। ओके, मान लीजिए ये हमारा है 1200 आरपीएम लगभग 75 से 80% के आसपास में। ओके, जैसे ही हमारी 75 से 80% आसपास हमारी जो मोटर का स्टार्टिंग वाली डिस्कनेक्ट होती है जो तो टार्क में फ्लक्चुएट होता है, टार्क को ऐसा डाउन होता है, टार्क में भी फ्लक्चुएशन आता है, उसके बाद ये ऐसे चलने लगता है। तो अब हमारा जो रनिंग टार्क होता है और रनिंग टार्क मेरा यहाँ से चलने लगता है। ओके दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर देखें कि इससे ये समझ में आता है कि हमारी स्प्लिट फेज मोटर में जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो रनिंग टार्क से लगभग 1.5 से 2.5 गुना अधिक होता है। ओके, तो अब इसके बात करते हैं इसके स्पीड रोटेशन में। इसका अगर स्पीड का रोटेशन हम कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम ऐसा कनेक्शन किए हैं और हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रही है, अब हमको क्लॉकवाइज में रोटेट कराना है तो क्या करेंगे। इसके लिए क्या करना होता है कि स्टार्टिंग बाइंडिंग या जो रनिंग बाइंडिंग होती है इनके जो टर्मिनल के सिरे हैं उसको आपस में चेंज कर दिया जाता है। अगर आपस में चेंज कर देंगे तो रोटेशन भी चेंज हो जाएगा। चलिए इसको हम चेंज करके देखते हैं। ओके, इसमें लिए क्या करेंगे, मान लीजिए जो भी यहाँ पर ये कनेक्ट थी तो इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। ओके, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद करेंगे क्या कि हम इसके सिरे को आपस में चेंज कर देंगे। जो सिरा पहले हमारा इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट हो रहा था, अब इसको हम यहाँ से उठाएंगे, कनेक्ट कर देंगे इसके पास। ओके, अब जो हमारा इस कॉमन पॉइंट बना था उसकी सिरे को जो हम खोलेंगे, हम कनेक्ट कर देंगे इसके पास। जैसे इसको कनेक्ट कर देंगे तो हमारी रोटेशन चेंज हो जाएगी। ओके, या नहीं तो अगर मान लीजिए हम मेन वाइंडिंग के सिरों को चेंज करना चाहें तो अगर मान लो हम स्टार्टिंग का ना चेंज करें, मेन का ही चेंज करें, तो मेन से भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस मेन को भी चेंज करके दिखा देते हैं। मान लीजिए अभी हम ऐसा कर दिए तो क्या हो रहा है कि हमारी जो मोटर है उसकी जो स्पीड की जो हमारी गति है वो चेंज हो गई है। अब मान लीजिए हमारी मोटर गति कर रही है क्लॉकवाइज में। अभी मान लो ऐसा कर दिया तो हमारी मोटर वही अभी ये क्लॉकवाइज में गति कर रहे हैं। अगर हमको फिर से एंटी क्लॉकवाइज करना है तो क्या करेंगे, जो हमारी जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है इसके सिरे को आपस में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, जो सिरा हमारा यहाँ कनेक्ट था अब इस सिरे को हम यहाँ से खोलेंगे, कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। ओके, और इस सिरे को यहाँ से खोल के कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे चेंज कर देंगे फिर ये डायरेक्शन जो इस तरह से कर रही थी अब ये डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो ये डायरेक्शन ऐसे चेंज हो सकता है हमारे स्टार्टिंग बाइंडिंग या फिर हम रनिंग बाइंडिंग के सिरे को आपस में चेंज करके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि इसके जो तो नोट जो इसमें मेन पॉइंट होते हैं इसका नोट समझ लेते हैं क्या हुआ इसमें। दोस्तों ये जो हमारी मोटर होती है स्प्लिट फेज की मोटर होती है ये लगभग 0.5 मतलब हाफ HP तक के लिए ही बनाई जाती है। ओके, और इसमें दूसरा जो पॉइंट होता है कि दोस्तों ये जो हमारी मोटर होती है इसका जो पावर फैक्टर होता है लगभग 0.3 से 0.6 के बीच में ही होता है।
ओके, कहने का मतलब इसका पावर फैक्टर बहुत कम होता है। और तीसरा इसमें जो नोट करने वाली बात होती है दोस्तों कि यदि ये 100 वाट तक की स्प्लिट फेज मोटर है तो उस मोटर को हम अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए सर्किट से, इसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं करते। यदि कोई 100 स्प्लिट फेज की मोटर है, इसके स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से डिस्कनेक्ट करने के लिए इस सेंट्रीफ्यूगल का यूज नहीं किया जाता है। इसके लिए क्या यूज किया जाता है? इसके लिए एक रिले यूज किया जाता है। रिले का यूज करके हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करते हैं। ओके, अब दोस्तों जानते हैं कि इस स्प्लिट फेज से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को कब सर्किट से डिस्कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर होगा कि जब हमारी मोटर की स्पीड 75% से 85% रेटेड स्पीड का अचीव कर लेगी तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच किस वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होता है। तो इसका जवाब रहेगा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट। ओके, इसमें तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है यदि 75% या 85% स्पीड अचीव करने के बाद भी अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा। तो इसका जवाब रहेगा कि स्टार्टिंग वाइंडिंग कुछ समय के बाद जल जाएगी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जैसा हम जानते हैं कि H मीन्स हीट इजकल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। ओके, T मीन्स हमारा टाइम होता है, R मीन्स रेजिस्टेंस, I मीन्स करंट। अगर मान लीजिए करंट हम दो ही एम्पियर ले, 2 एम्पियर इंटू 2 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस, हमारी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में अधिक रेजिस्टेंस रहता है, मान लीजिए 300 रेजिस्टेंस रख ले, और टाइम हमारा टाइम डिपेंड करता है, टाइम मान लीजिए हम नहीं रख रहे हैं, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये 1200 क्या हो रहा है, हीट की वैल्यू कितनी है, 1200 आ रही है। अगर मान लीजिए हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग अगर सर्किट से डिस्कनेक्ट नहीं हो रही है तो टाइम के साथ साथ इसकी हीट भी बढ़ती जाएगी। जब हीट बढ़ती जाएगी तो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। ओके दोस्तों, इसमें पांचवा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हम मोटर का रोटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें इसका जवाब है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग के सिरे को आपस में चेंज करने से रोटेशन चेंज हो जाती है। छठा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सिरे को चेंज करने से रोटेशन क्यों चेंज हो जाती है। तो इसका जवाब रहेगा कि जब हम सिरे को चेंज करते हैं तो करंट की दिशा चेंज हो जाती है। करंट की दिशा चेंज हो जाने के कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा चेंज हो जाती है, जिसके कारण हमारी मोटर की रोटेशन चेंज हो जाती है। ओके दोस्तों, इसमें सातवां क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट के साथ कैसे कनेक्ट रहती है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट के साथ कैसे कनेक्ट रहती है, इसका जवाब रहेगा ये सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट रहती है। और इसमें आठवां क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हमारे रनिंग वाइंडिंग सर्किट के साथ कैसे कनेक्ट रहती है। ये सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्ट रहती है। ओके दोस्तों अब बात करते हैं इसके यूजेज में, ये कहाँ पर यूज की जाती है। तो दोस्तों इसको मोस्टली जो यूजेज की बात है, फर्स्ट इसका यूज अगर बात करें तो वॉशिंग मशीन में इसका मोस्टली यूज हो जाता है। सबसे ज़्यादा यूज इसका वॉशिंग मशीन में। अगर दूसरी बात की जाए तो इसका जो यूज होता है सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होती है उसमें यूज होता है। तीसरा अगर बात की जाए तो ये जो फूड मिक्सर होता है, फूड मिक्सर या ग्राइंडर, उसमें ये यूज होता है। और चौथी अगर यूज की बात की जाए तो ये दोस्तों जो छोटी ड्रिल की मशीन या छोटे कूलिंग फैंस होते हैं उसमें भी इस मोटर का यूज किया जाता है। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आप लोग सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, और दोस्तों ये कोई भी कमेंट आप लोग को है, जैसे आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करके अपने डाउट जरूर क्लियर कीजिए। आप कमेंट कीजिए, मैं 100% आप लोगों के कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।